नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल 99 बॉय और आज हम उपस्थित हैं शिवतांडव परिसर के पार्क में। और आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक नया चेहरा कैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि इस नाम से तो आप किसी और को देखते रहे हैं। लेकिन चलिए आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। दरअसल हमने सोचा कि दूसरों की दास्तान सुनाने वालों को भी कभी मौका मिलना चाहिए खुद की दास्तान कहने का, क्योंकि कहा जाता है कि जो किताब दूसरों के बारे में बताती है वो अक्सर खुद के बारे में मौन रह जाती है। और इसी कमी को दूर करने के लिए हमको लगा कि इनके बारे में हमें व्यक्तिगत रूप से काफ़ी कुछ जानना चाहिए और हमारे स्थानीय महुआ के ही हैं, इसलिए हमको लगता है कि इनकी तरक्की जिस प्रकार से हो रही है अभी इनके बारे में कोई जानने के शायद उतनी अधिक इच्छा न रखता हो। लेकिन आज से 1 साल बाद जब यहाँ मिलियन फॉलोअर होंगे तब आप ये चीज़ जानना चाहेंगे, तब आपके काम ये वीडियो आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अनिल जी के साथ। ये हैं अनिल जी, वो चेहरा जिसको आप जानते हैं द टेक्निकल 99 बॉय के नाम से। सभी को तो नमस्कार। और भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक नायक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमें एक इंटरव्यू देने लायक हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना अच्छे शब्दों से नवाजा, बहुत शब्दों से अच्छा, इसलिए आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, आज से पहले हमारी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। पहली मुलाकात जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही हम लोगों ने अभी तक ये बताया है कि क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं, बिल्कुल, और ना ही इनके पास कोई आंसर है। जी बिल्कुल। आपके सामने डायरेक्टली हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी तीखे सवाल, क्योंकि कहा जाता है कि मिठास तभी अधिक रहती है जब थोड़ा सा तीखापन रहे। जी बिल्कुल। तीखेपन के बिना मिठास का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपकी जर्नी में मददगार रहे हैं, जहां आपने एक छोटी सी शुरुआत से लेकर है। और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आखिर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इस चैनल का मकसद क्या है और ये नाम सोचने की वजह क्या है, क्योंकि न्यूज़ चैनल के नाम हम लोग जानते हैं अलग अलग तरह के रहते हैं, लेकिन शायद ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कोई ऐसा नाम मिले इनके अलावा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप बताइए आखिर क्या वजह है इस नाम की? ये आपका सवाल बहुत अच्छा। कई लोगों ने सवाल पूछा कि ये द टेक्निकल बॉय 99 ही क्यों, ये तो मैच नहीं खाता, न्यूज़ से मैच नहीं खाता है। लेकिन इसका रीज़न ये रहा कि मुझे पहले कोई शौक़ नहीं था इस चीज़ का। मैं आपको एक रियलिटी आज बताऊं, मैं आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था, मुझे बहुत ज़्यादा जुनून था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। और मैं एनसीसी भी की, मैंने 3 साल की, वहाँ मैं BHM CHM सब रहा, बटालियन संभाली, सब संभाला। इसके बाद जब थोड़ा सा क्या होता है, मेरी पहली बात तो हाइट कम है, दूसरी बात मैं क्लर्क में जाना चाहता था, क्लर्क से मैं जैसे निपटा तो मैं क्या था, टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सा गौर ज़्यादा करता था। तो मेरे मन में यही है कि इससे जब मैं टेक्निकल से जुड़ा हूँ तो अपना ही टेक्निकल बॉय से ही नाम रखूँ मैं, तो उसको मैंने टेक्निकल बॉय 99 ही रख दिया मैंने। ये मकसद रहा। सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि जिस काम में आपका हुनर है आप वही काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इनका तकनीक के क्षेत्र में हुनर था तो इन्होंने नाम भी अपने न्यूज़ चैनल का टेक्निकल 99 बॉय के नाम से रखा। चलते। लेकिन ये 99 के पीछे क्या खास वजह है? ये 99 का थोड़ा सा ये मेरा अपना यहाँ पे रामकथा मार्ग में 99 का मॉल खोला है। तो मॉल भी उसी नाम से चल रहा है, चैनल भी उसी नाम से अपना चल रहा है। अच्छा, जो भी पुराने नेता हैं, समाज सेवी हुए हैं, जो भी बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्होंने हमने ये एक चीज़ देखी है कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो राजनीतिक सेवा के लिए करते थे, लेकिन अपनी इनकम का जरिए उन्होंने राजनीति को कभी नहीं बनाया। और ये हमको सबसे अच्छी बात लगती है। आपने अभी कहा कि आपका एक मॉल भी खुला हुआ है, इसका मतलब है कि आप इस क्षेत्र से पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पत्रकारिता का जो रियलिटी वास्तविकता आज तक मैं खुला कहता हूँ, कोई व्यक्ति मुझसे ये नहीं कह सकता अनिल ने 1 रुपया किसी से लिया हो। कोई भी खबर हो मैं अपने निःशुल्क चलाता रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बन जाऊंगा तो कहता हूँ, आज तक किसी से नहीं किया। जो है मेरा इनकम का स्रोत है, आ रहा है मेरे पास ठीक ठाक सा। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे ये है कि आखिर जब आपने शुरू किया पत्रकारिता, काफी अड़चनें भी आई होंगी बहुत ज्यादा। वो तो लोगों ने भी कमेंट कर रहे होंगे कि क्या पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस फील्ड में आ रहे हो। हाँ, लेकिन घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, मेरे भैया ने कभी ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे भैया यही कहते थे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो मैं बताना चाहूँगा जो नए बोलना चाहते हैं या मीडिया क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो मैं आपको शुरुआत से हल्का सा, मैं बहुत गाँव से हूँ, पिछड़े गाँव से हूँ। गाँव का नाम आप बता दीजिए। मेरा ग्राम रिहुनिया है जो काकोन के पास में पड़ता है, सब कोई जानता होगा। और काकोन बहुत फेमस जगह है, प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जरूर आप जाइएगा। मेरा गांव भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पहले से। घर भी मेरा हमारा ऐसे ही नॉर्मल फैमिली से, हमने बहुत चीज़ें दी। तो जब मैं वीडियो शुरुआत में बनाना चाहूँ तो डर के मारे में अकेले में बनाता था वीडियो, कोई सुन ना ले। और इसके बाद जैसे मैं खेत में जाता था, उसमें जाता था, बोलना स्टार्ट करता था, मोबाइल स्टार्ट कर लिया, बोलना स्टार्ट करता था, देखता था कहीं कोई बगल से सुन तो नहीं रहा है। ये चीज़ें आई मैं बहुत फेस की। लोगों बागों ने जब हंसते थे, मजाक बनाते थे, क्या यार ये फालतू वीडियो बनाते। रिश्तेदार भी बहुत कहते थे उसका लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन आज वही रिश्तेदार बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जब कोई केस होता तो मुझे एक बार फ़ोन जरूर करें, भैया ये मामला है, थोड़ा सा मैं देख लेना।
ये चीज़ होती है और सबके साथ होती हैं जी। वो कहा भी जाता है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सुबह और शाम को तो हर शख्स सूर्य से निगाहें मिलाने की जरूरत कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना, आपको पता है कि इस क्षेत्र में काफी चुनौतियां हैं, बिल्कुल। प्रेशर भी आता है, प्रशासन से आपको पंगे भी कई बार लेने बिल्कुल, पड़ जाते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग आपको धमकियां थ्रेट भी आती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल आते, वो स्वाभाविक है, पत्रकारिता क्षेत्रीय ऐसा है। देखो यदि सरकार की अच्छाइयाँ बताते हैं तो जो विरोधी पार्टियां होती है वो करने लगती है, ये सरकार का गुलाम हो गया। यदि सरकार की बुराइयां करने लगते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं कि तो भाई इसमें कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत बड़ी बात होती है। और जितना इसमें मैं तो हम आपने हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, नेताओं के पास भी मिलते हैं और समाज सेवियों के पास, तो हमारा मतभेद नहीं रहता, हमारा जो है रियल दिखाना। यदि हम अच्छे हैं, पैसे में बिकने वाले नहीं है, तो हमें किसी से डरने की बात नहीं है, ना कोई नेता है, सब कोई सपोर्ट करता। अच्छे कोई भी हमारे महोबा जिला में देख ले, सब नेताओं से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, आज भी मिलते हैं, बहुत अच्छे संबंध है, और किसी से कोई नहीं, और जिसकी होती है हम पोल खोल देते हैं उसकी। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में मीडिया होती है, और मीडिया से हमारा मतलब बिकाऊ मीडिया से नहीं, मीडिया से हमारा मतलब है जो निष्पक्ष पैरवी करते हो और जैसा देखें वैसा बताएं, ना कि उसमें कुछ मिलावट करें। इस तरह की मीडिया से हमारा ताल्लुक है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने पहला वीडियो बनाया, जी वैसे वीडियो नहीं, वैसे तो आपने रिहर्सल बहुत सारी की होगी, हजारों वीडियो की होगी, लेकिन जो पहला वीडियो आपने अपलोड किया था वो किस विषय पर था, और उसके बाद आपने कितने टाइम उसको देखा खुद? वो मैं जानकारी देता था एनसीसी के बारे में। तो जब मैं पहला वीडियो बना रहा था तो मेरे पास ना कोई बैकग्राउंड था, ना कुछ था, एक चार्ट था, मेरा भांजा था, छोटा सा चार्ट था, घर में चार्ट हमने लगाया, मोबाइल बांधा, लकड़ी से बांधा। वो पहला वीडियो मुझे बहुत याद है, बहुत उसको देखता हूँ, जब मैं डिमोटिवेट होने लगता हूँ तो उसी को देखता हूँ। तो उसी से मैंने स्टार्ट किया, जब मैं यहाँ से पसीना एकदम सब निकल रहा था। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उस टाइम अलग था, आज हम कईयों के पसीने छुड़ाने की क्षमता रखते हैं। सही बात है। कहा भी जाता है कि आपका पहला काम और पहली मोहब्बत कभी भुलाए नहीं बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको भी हमेशा ही याद रहेगा, चाहे आप जौन सा वीडियो बनाएंगे, पहला वीडियो आपकी निगाहों पर रहेगा। बिल्कुल। हमने आपके वीडियो में देखा है कि लगातार आपकी वाचाल शैली में, यानी बोलने की जो क्षमता है, कला है, उसमें अद्भुत निखार आया है। जी। पहले आप बोलते थे तो थोड़ा घबराहट, नर्वसनेस रहती थी। ये सुधार जो आया हुआ है, इसके पीछे निडरता है या फिर इम्प्रूवमेंट, मतलब किसी काम में करते रहने के बाद जो हो जाती है? निडरता तो ऐसा, निडरता तो मैं शुरू से रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ मैं किसी से, मतलब देखो मैं पहली बात तो गलत नहीं करता हूँ। जब हम लोग गलत नहीं करेंगे, मैं क्या, कोई नहीं करेगा, गलत कोई नहीं करेगा, तो डरना किस बात का। और फिर जैसे जैसे लगातार करते रहते हैं, किताबें, चीज़ें पढ़ना, लोगों को वीडियो देखना, मैं कई ऐसे हैं जिनको नाम लेना नहीं चाहूँगा कि लोग कहने लगेंगे, तो मैं उनको देखता हूँ और उनको भी, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे आपसे मिले, आपकी मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी कि भाई आपके सवाल जो आपने पूछे बहुत तेज तरह कि आप तो क्षेत्र से नहीं, आप शिक्षक हैं, एक आपने ये सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे भी बहुत चीज़ें सीखी मैंने। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज। जी। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में, कहा जाता है किसी का स्पेशल क्षेत्र होता है, कोई क्राइम स्टोरी कवर करता है, तो कोई टेलीविजन की करता है, कोई मनोरंजन करता है, कोई मेला की करता है, कोई लोकल की खबरें कवर करता है। लेकिन आपके में हमने देखा है कि आप सभी खबरों पर एक समान पैरवी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे छूट जाते हैं। बिल्कुल। कहीं आप कोई जो ट्रोल हो रहा होता है उसका वीडियो आप अधिकतर बनाने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या खास वजह है? देखो पहले मोटिव तो मेरा रहता किसान और स्टूडेंट। जी जी। क्योंकि मैं कीरत सागर से जुड़ा रहा हूँ, जो यदि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कीरत सागर आपको एक सेकंड में बता देते हैं। दरअसल कीरत सागर वो क्लब है, एक स्थान है जहाँ इस समय मेला लगा हुआ है, लेकिन दसों हजार छात्र वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और अब तक हजारों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। तो जो मुझे पहचान मिली है तो कीरत सागर से ही मिली है, क्योंकि अभी आपने पहले देखा होगा कुछ दिनों पहले पुलिस का एग्जाम वो हुआ, तो उसमें हमने बहुत आवाज उठाई थी। उसमें हमने एक चैनल भी खोया था अपना, जो बहुत उसको मेहनत से मैंने बनाया था, वो चैनल मेरा अच्छा उसके पीछे चला गया था, हमने देखा है, इसलिए अब उसमें मैं क्या कहें, वो थोड़ा सा समस्याएं थी, ज़्यादा हम लोगों ने आवाज़ उठा दी थी। किसी को मैं टारगेट नहीं करूंगा कि क्या था, थोड़ा सा वो था। तो यदि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो कीरत सागर के लड़कों की वजह से हूँ, भाइयों की वजह से हूँ। उनने बहुत सपोर्ट किया, अनिल भाई के सपोर्ट करो, अच्छा दिखाता है। तो पहला मेरा मकसद है स्टूडेंट और दूसरा किसान है। और मैं लोकल की खबरें तो मैं दिखाता ही रहता हूँ। आपने जो कहा मुद्दे छूट जाते हैं, मैं आपके माध्यम से जो छूट जाते हैं आप लोग हमें बताइए कि ये मुद्दे आप छोड़ रहे हैं, हम कवर करने की पूरी कोशिश रहती है। सबसे अच्छी बात है कि इनका जो नंबर इंस्टाग्राम पर दिया हुआ है वो डायरेक्टली इन्हीं के पास पहुंचता है। बिल्कुल। ये बहुत कम लोगों में होता है क्योंकि कोई और थर्ड पर्सन उठाता है, लेकिन ये अच्छी बात है। इसी माध्यम से हमारी इनसे सीधे आज बात हुई है। बिल्कुल। अब हम ये पूछना चाहते हैं, जो हस्तियां ट्रोल होती हैं उस दरमियान आपका एक वीडियो आता है, तीखा वीडियो, शायद एक ही विषय पर 4-5 वीडियो लाइन से आ जाते हैं।
तो इसके पीछे कुछ खास मजे हैं? खास देखो कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ भाई आप जलन बरकरार रखी, मैं जिंदगी भर प्यार का इस्तीफा जिंदगी भर नहीं दूंगा। ये मैं लाइन हमने आपकी किसी सुनी से थी। आज तक मैं किसी से जलन ईर्ष्या की ही नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, महबूबा को हो, कहीं को। मुझे आज मैं जो मुझे अनफॉलो किए मैं उनको लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ। जो मुझे अनफॉलो किए कि भाई जान के अनफॉलो किए ना, मैं उनको आज भी लाइक देता हूँ भाई, क्योंकि प्यार मोहब्बत से हम लोग चलेंगे। हम यदि उनसे करेंगे तो कोई होने वाला नहीं। हम भी आज भी उनके लिए सम्मानी, वो हमारे लिए सम्मानी, हम किसी से जलन ईर्ष्या नहीं रखते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है किसी भी फील्ड में कि आप सहयोग करते रहिए और सब आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इस भ्रम में रहते हैं कि सबको तोड़ते रहिए, खुद आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं और कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि इस समय महोबा में सबसे आगे कोई चैनल है, ये न्यूज चैनल भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो लोग इनको देखना पसंद करते हैं। कारण है इनकी बेबाक पत्रकारिता, जो हमको भी बहुत आकर्षित करती है, बहुत अच्छी लगती है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी रुचियाँ क्या हैं? मतलब पत्रकारिता तो आपका पैशन है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इनकम के लिए आपने दुकान मॉल खोल रखा है, तो वहाँ पर भी हमने देखा है बहुत सा उद्धार करते रहते हैं। 99 प्राइस पर ये प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराते हैं सब। तो क्या वजह है, मतलब आपका हॉबी क्या है? आप क्या क्या पसंद करते हैं? मैं देखो खाली टाइम पे तो मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। किस क्योंकि तरह की? किताबों से तो कोई भी हो, गोदान हो गया, कोई भी हो, किताबें मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। क्योंकि इससे हमें क्या होती है, भाषा शैली में निखार आता है। बिल्कुल बिल्कुल। शब्द भंडार हमारा बढ़ेगा। तो कोई भी काव्य होते हैं सब पढ़ना आप जाइए, बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी। तो यही आपने जो पूछा था भाषा शैली में कैसे सुधार हो, तो वही हमारा सुधारने का कारण है। अभी भी कहीं अटक जाते हैं, लेकिन इस समय प्रयास कर रहे हैं। और नहीं, अब तो आप बहुत एकदम बिंदास बोल रहे हैं। बाकी और हॉबी में खेलना कूदना वगैरह कुछ? खेलना कूदना में क्या तो एनसीसी से आप रहे हैं ना? हाँ। तो एनसीसी तो मतलब ये मान लीजिए स्पोर्ट्स आकर्षित करता है उन लोगों को। तो मैं क्रिकेट खेलना तो नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन देखना बहुत पसंद करता हूँ। फेवरेट प्लेयर कौन है आपके? मेरा था वीरेंद्र सहवाग को। वो हमारे भी पसंदीदा सहवाग क्रिकेटर जब भी बैटिंग करने था तो मैं देखता था। अब दूसरे नंबर में रोहित शर्मा संन्यास ले रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग में जब भी होता देखता जरूर हूँ मैं। अच्छा, महोबा को लेकर आपने तमाम तरह के मुद्दे उठाए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ के मुद्दों में आप क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आपको नजर आती हैं अभी हाल फिलहाल में, जिन पर काम होना चाहिए? समस्याएं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। हालत यदि कहा जाए, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, हालत बहुत नाजुक है। आप स्वास्थ्य में देख लीजिए, अस्पतालों के वीडियो आते हैं, वायरल होते हैं। मैंने कई वीडियो डाली, उनमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। और आप गांव की सड़कें देख लीजिए, महोबा में देख लीजिए, पर्यटन के लिए नाम बहुत आया तो बहुत है, लेकिन आप यहीं आप खड़े गोरखगिरी में देख लीजिए, कब से काम चल रहा है, बहुत पैसा आया, लेकिन अब पता नहीं ये कब तक होगा। लेकिन इस पार्क में मुझे ये लग रहा है कि सही है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं भाई साहब, बताने गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो चलिए आगे चलते चलते हैं, और सवाल तो इस प्रकार से जारी ही रहेंगे। तो आपने यहाँ की कई सारी समस्याएं बताई, जैसे आपने कहा ना समस्याएं तो बहुत सारी हैं, तो इसी चीज को लेकर कुछ लोगों ने आप पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि कभी तो कुछ अच्छा बोला करो। नहीं, हम अच्छा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति का अच्छा नहीं दिखाते, देखो, लेकिन अच्छाइयाँ तो अपने आप दिख जाती हैं। ये वैसे भी हमारा मानना है कि मीडिया का काम है कमियों को जाकर, जब हम कमियों को तो आप देख ही लेंगे जो हो रहा है। वो तो ये पार्क बना हुआ है, इसको कोई भी आकर देख सकता है, लेकिन इस पार्क की अगर लाइटें खराब हैं तो मीडिया उसको दिखाएगी। आप यही देख लीजिए, यही लाइट खराब है भाई, इसकी अच्छाई क्या बताएं हम इसकी? बिल्कुल सही पार्क बात तो है। सबको दिख रहा है अच्छा है, लेकिन अब हम जैसे आए हैं तो इसको दिखाएंगे, ये जल नहीं रही है। अब इसमें लोग कहेंगे भाई तुम इतनी छोटी चीज पकड़ गए, तो भाई ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। ये इसी प्रकार से कि आपके घर का बल्ब फ्यूज हो जाए, बाकी आपके सारे काम अपने आप रुक जाएंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ का ये बल्ब फ्यूज हो गए पूरा, तो फिर कौन आएगा रात में यहाँ टहलने के लिए? उसको दिखाना पड़ेगा हमें। ये काम ही है पत्रकारिता का, इन सब चीजों पर आलोचना नहीं होनी चाहिए। और हमारा मानना है पत्रकारों की आलोचना कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो वो सवाल पूछना ही कम कर देंगे। जो आप चाहते हैं वही पूछा करेंगे। अगला प्रश्न ये है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, जो देखिए राजनीतिक गलियारा हो, वहाँ प्रधानमंत्री की भी डिग्रियां पूछी जाती हैं, बिल्कुल। पत्रकारों की हालांकि नहीं पूछी जाती। नहीं, आपका क्या पूछ ली जाती है। मेरा बहुत है बैकग्राउंड, मैं पहले शिक्षा जगत में भी रहा हूँ, तो मेरा बीएड भी कंप्लीट है, एनसीसी भी सब फाइनल है, ये सब डिग्रियाँ मेरे पास हैं। और पत्रकारिता की भी लगातार चल रही है। अच्छा, पत्रकारिता की कंटिन्यू बिल्कुल चल रही है, बहुत जल्दी अपने पास भी। तो अब ये पूछना चाहते हैं आपसे, आपने एजुकेशन फील्ड में ऑलरेडी इतनी महारत हासिल कर रखी है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब की ओर भी आपका रुख था? बिल्कुल था। अभी 2-3 साल पहले मैं बहुत ज्यादा था कि भाई मुझे नौकरी मिले, क्योंकि देखो हम मिडिल फैमिली के, हमारे लिए एक सरकारी नौकरी वरदान का साबित होती है। घर वालों को भी बहुत मन था हमारा लड़का नौकरी करे। भैया ने हमारे बहुत मेहनत से पढ़ाया, भैया ने मुझे पैसा दिया, सब कुछ भैया ने, जो मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ, खड़ा हूँ, मुझे आप जानते हो कोई है, भैया की देन है मुझे।
उनने आज तक मुझे ये नहीं कहा, लेकिन ये चीज़ें हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष से ही यहाँ तक मैं आ पाया। सब ये आपका संघर्ष ही आपको आगे ले जा रहा है, सबको ले जाता है, वही बात है। बिना संघर्ष और के कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज जल रही है, सूर्य इतना तेज जल रहा है, उसका प्रकाश हमें आनंदित कर रहा है, लेकिन उसकी जलन का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। ये होता है व्यक्तिगत स्तर पर पहचानना। एक मंच पर हमने आपको देखा था जहां आपने ये कहा था कि मैं कहता हूं कि आप नौकरी देने वाले बनिए। बिल्कुल, ये वही बात थी शायद टॉप लेवल पर सरकार कह रही है। अब मेरे दिमाग से नौकरी का तो भूत उतर गया। मैं किसी को सजेशन नहीं देता नौकरी करिए, भाई क्यों नौकरी करें, नौकरी करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन करिए। लेकिन एक देखिए, क्या हम नौकरी लायक हैं? लोग आजकल क्या करते हैं भाई साहब, उसमें पढ़ने में जीरो हैं, उनकी 80% जैसे हाई स्कूल इंटर में बन गई तो वो सोचते हैं कि मैं नौकरी पे ले जाऊंगा, काबिलियत नहीं उनकी सरकारी नौकरी लायक। आप वैकेंसी आएंगी, सीमित आएंगी, हर चीज़ आएगा, ऐसा कुछ काम करो ना कि खुद आप नौकरी देने वाले बन जाइए। खुद आपने अब यहाँ से दो प्रश्न उठते हैं। आप चूंकि एजुकेशन फील्ड में भी रहे हैं और शिक्षक जगत के लिए भी आपने बीटीसी हाँ, किया हुआ बात है। ये कि देखो, शिक्षा का मतलब कभी ये नहीं है। हाँ। आपने लाइनें वो सुनी होंगी कि शिक्षा का मतलब कभी ये नहीं कि आप नौकरी करें। बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा का मतलब है आप डेवलप विकास करें, अपना खुद मानसिक विकास करें, अपना खुद विकास करें। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर इतना विवेक आ जाए। ऐसा नहीं होता है कि हम किस लेवल पर हैं फिर भी एजुकेशन जैसा जीरो भी होता है, उसके बाद भी 11, 10 सब निकल जाता है, पास आउट कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है उनके माता पिता को कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बस यही मेन कारण है। आपको मशीनरी का फेलियर नजर नहीं आता है? मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमारी मशीनरी ही एकदम तबाह हो चुकी है एजुकेशन की, क्योंकि वो बच्चा 11th कैसे कर लिया, हाई स्कूल कैसे कर लिया, सिस्टम तो एजुकेशन का बिल्कुल फेल हो गया है। यही तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल फेल हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकार, मैं जाता हूँ जैसे कवरेज करने, गाँव के विद्यालयों की हालत देखिए। हाँ, हमने देखा है आपके वीडियो, जर्जर हो चुकी है इमारतें, पूरी इमारतें। तो जैसे शिक्षा जगत में एकदम क्या बताएं आपसे, आप तो शिक्षा के, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आपके पास तो हजारों बच्चे आते होंगे, आप उनकी मानसिक दशा से पहचान जाते हैं। हमको यहाँ से अंदाज लगता है कि एक बच्चा 12th करके आ रहा है और उससे आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप कीजिए, उसका स्कोर एकदम जीरो डाउन। तब हमको लगता है उसके बाद सरकार की आप सुनिएगा तो सरकार कहती है कि ये एजुकेशन माफिया है, एक माफिया शब्द लगा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको लगता है कि इन माफियाओं की जरूरत क्यों आई? इसलिए क्योंकि आप एक बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सरकारी को जीरो करते जा रहे हैं, प्राइवेट को बढ़ावा देंगे तो क्या माफिया तो पनपेंगे? इस मुद्दे के खिलाफ आपने भी आवाज उठाई थी। तो अब हमारा ये मानना है, एक ओवरऑल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए एजुकेशन फील्ड में कौन सी खामियां हैं, उनके सुधार के लिए किस प्रकार से सरकार को कदम उठाने चाहिए, और बच्चों को, तीसरा प्रश्न, बच्चों को कैसे चूज करना चाहिए कि मैं तैयारी करूं या ना करूं? देखो, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, इससे बेहतर आप विश्लेषण कर सकते हो, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ, इतना मैंने महारत हासिल कर ली कि देख के बता देता हूँ बच्चा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने तैयारी की, 2 साल इलाहाबाद रहा, 3 साल तैयारी, बहुत मैंने भी 3-4 साल अपने जो कीमती बेस कहते हैं ना, जवानी जो तैयारी में होती, बर्बाद की है मैंने। आज यदि पहले शुरुआत इस चीज़ में आ जाता तो मैं बहुत हाई लेवल में हो जाता। तो आपने ये कहा है जिसके सिस्टम में, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, आप ही बता देंगे, मैं आपका वो करूँगा क्योंकि मैं इतना अनुभव नहीं रखता। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा, अपने बारे में बताऊँगा, मैं 2 चीज़ों में काम करता हूँ, शिक्षा और संस्कार में। मैं शिक्षा यदि आपके पास है तो आप झुक नहीं सकते हो, संस्कार तो आपको कोई झुकाने वाला नहीं है। तो शिक्षा आपको विद्यालय से मिलेगी और संस्कार अपने घर परिवार से मिलेंगे, 2 चीज़ें ले लीजिए। और वही मैं लाइने में अंत में ख़त्म करता हूँ, वही करता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आप जैसा। ये लाइनें मेरी बहुत मोटिवेट रहती हैं। वास्तव में इन लाइनों की गंभीरता में अगर आप जाएंगे तो आपको सच्चाई नजर आएगी कि काम कुछ ऐसा करो कि आपके जैसा लोग करना चाहें, क्योंकि शुरुआत में आप जो भी काम करेंगे हर कोई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, आपको पीछे करने के चक्कर में। अच्छा, ये बताइए कि आप आर्थिक रूप से भी सशक्त हैं, अपना अच्छा खासा काम कर रहे हैं, आप बिना डरे हुए पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आपके कनेक्शन भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं, लगभग सभी से हैं, क्योंकि हमने देखा आपने सबका इंटरव्यू कवरेज किया है। लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि आप डायरेक्टली मतलब क्या देखना चाहते हैं महोबा को, किस प्रकार से आप मतलब अपनी पत्रकारिता में किन मुद्दों को उठाकर यहाँ का कायाकल्प कराना चाहते हैं? हम देखो, ये देखना तो ये चाहते हैं कि बेहतर स्वस्थ हो। जो अस्पतालों की कई वीडियो हमने डाले, वहाँ डॉक्टर अपने टाइम से आएँ, टाइम टेबल से काम करें, जो प्रतिनिधि उनको ध्यान दें थोड़ा सा। और शिक्षा में है कि भाई हर व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करने लगे ना, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। पुलिस अपना काम करे, आप शिक्षक है, आप अपना काम करिए, डॉक्टर अपने टाइम से, तो हो जाएगा। यही हमारा मकसद है। हमारा किसी पर्सनली वो नहीं रहता कि हम किसी का विरोध करें, हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करते, लेकिन हम इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ा सा, जो सिस्टम आजकल बना हुआ है इसके थोड़ा सा खिलाफ में है। इसको सिस्टम को चेंज कैसे। आपसे बहुत सारी बातचीत हुई है, आपने बताया, अपने बारे में भी आपने बताया। अब एक प्रश्न जो आता है वैवाहिक जीवन को लेकर, उसको लेकर आपकी यात्रा कब शुरू होने जा रही है?
ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन फांस दिया आपने कि वैवाहिक जीवन वाला। यहाँ बताइए दर्शक आपको ये दर्शक तो बहुत से कमेंट आते, भैया शादी कब करने वाले हो? हम देखे हुए हैं कमेंट, इसलिए तो हमने मैं पूछा। उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमें खुद नहीं देखना चाहते क्या? ये पहले देखिए, अगर दुखी रहने की वजह से शादियां होती तो आज आधा संसार दुखी होता। हाँ, ये भी आपका सही है, लेकिन अब बहुत जल्दी बन जाएंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे सब लोग। चलिए, हमारी इस बात को लेकर बहुत शुभकामना है कि हम भी जल्दी शामिल होंगे। और वैसे भी इन्होंने जितना अभी कमाया है व्यवहार, उस हिसाब से तो बड़े बड़े दिग्गज इनके में आने ही वाले हैं। अरे बिल्कुल। अब हम ये जानना चाहते हैं आगे आपका ड्रीम क्या है, कहाँ आप पहुँचना चाहते हैं? क्या आपका आइडियल कोई है, कोई पत्रकार जिसकी पत्रकारिता आपको बहुत पसंद आती है, उसका वीडियो देखे बिना आपको नींद नहीं आती हो? देखिए, तो आपने कहा कि लक्ष्य तो देखो कोई निर्धारित नहीं होता, बस हम लगे हैं, पड़ाव धीरे धीरे चले आते हैं। अब हमें पता नहीं, हम नहीं सोचते थे इस फील्ड में कभी आएंगे, कभी नहीं सोचा था। सोचते थे बढ़िया नौकरी करेंगे, आर्मी की नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन देश सेवा दो प्रकार की भी होती है। एक वहाँ बॉर्डर में आप सेवा दे सकते हैं, ये भी हम लोग जो करें ये कम देश सेवा नहीं है। देखिए, जहाँ तक देश सेवा की आपने बात की है, देश सेवा का सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप सोते जागते अगर बाजार से एक सामान भी खरीदते हैं तो आपके मन में ये होना चाहिए कि इससे मेरे देश को क्या फायदा है, यही देश सेवा है। यदि अपने घर पर, जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर ही देश सेवा करें, आप अपने घर की सेवा करते हैं, देश सेवा ही कर रहे हैं। आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने समाज में अच्छी चीजें परोसिए, इससे बड़ी देश सेवा और क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी सभी लोग सैनिक बन जाएंगे तो बाकी का काम कौन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सैनिक सरहद पर होते हैं, बाकी मीडिया कर्मी उन सरहद कर्मियों को आप तक पहुंचाने के लिए होती है, और आप भी आपकी बात को मीडिया कर्मी वहां तक पहुंचाते हैं सरहद तक, तभी ये तालमेल बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदूषित हो चुकी है हमारी मीडिया, ऊपरी सतह पर जो नेशनल मीडिया काम कर रही है, उनकी भी मजबूरियां हैं। कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या बात है। तो इस बेवफाई का आलम जो भी हो देखा जाएगा, ये वो सुधार करें। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। निष्पक्ष है, जिस दिन आप भी हमको लगेंगे कि शायद पक्षपात हो रहा है, उस दिन हम भी आपके में कमेंट करके बिल्कुल करिए। यदि हम कहीं आपको लगता है कि ये लोग करने लगे, आप बिल्कुल करिए, क्योंकि आप ही ने हमें उठाया है, आप ही हमें गिरा सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन हम ऐसा कभी करेंगे नहीं, हमारे मन में कभी आया नहीं। हमको पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। और वैसे भी हम जब जांच पर रख लेते हैं सबको, उसके बाद ही उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप टीचर हैं, आप यूपीएससी वालों को पढ़ाते हैं, दिल्ली इलाहाबाद में पढ़ाते हैं। आप जानते हो कि थोड़ा सा मैं परिचित तो नहीं हूँ, भैया ने जैसे बताया हमारे पास कोई संपर्क नहीं हुआ, कौन से सवाल होंगे। भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने आके मुझे इतना अच्छे शब्दों से नवाजा। हमारा मानना है कि अगर पहले से रिहर्सल करके जो काम होता है वो भले ही अच्छा लगता है आपको, लेकिन वो सच्चा नहीं होता। सच्चा नहीं होता है। सच्चा वो होता है जो सामने जब अचानक प्रश्न आता है ना, तब एक वो होता है कि भाई अब क्या बोले, वो अलग चीज। और उसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीज भी निकल जाए जो नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब हम लोगों को भी नहीं पता क्या ऐसा निकला होगा, आप देखेंगे वीडियो आपको अंदाज लगेगा कौन सा प्रश्न क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अंत में ये पूछना चाहते हैं कि अब अभी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके आइडियल पत्रकार कौन है? आइडिया देखो तो मैं तो शुभंकर मिश्रा को भी देखता हूँ। शुभंकर मिश्रा को भी मतलब, हाँ। और भी आपके हैं? और भी हैं, इनको भी फॉलो करता हूँ, लेकिन इनकी अच्छाइयाँ मैं लेता हूँ। अच्छा, शुभंकर मिश्रा जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो मिश्रा जी पर भी एक एलिगेशन लगने लगा है एनडीटीवी ज्वाइन करने के बाद। हाँ वो, लेकिन अब क्या एलिगेशन तो लगने सब में भाई। हमारा मानना है कि किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल, आप कीजिए भी, बस आपको ये कहना चाहिए कि मैं जहाँ भी जो काम करूंगा निष्पक्ष ढंग से करूंगा। बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। कहा जाता है कि पता नहीं समय क्या कैसा बदल, बस वही बात है। इसलिए पहले से, जैसे आपने कहा कि आप भी देश सेवा के लिए सेना में जाना चाहते थे, हाँ। लेकिन देश सेवा के लिए आपको माइक पकड़ा दिया गया, कैमरा, कि आप जो खामियां हैं देश के अंदर उनको उजागर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है, इस तरह से कभी हमको तय नहीं करना चाहिए। बस जिंदगी अच्छी है, मजेदार है, पड़ाव समझकर पार करते चलिए, जो सामने आए उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि रोने वाले तो तय उम्र रोते ही रहते हैं और हर समय अपना दुखड़ा रोते ही रहते हैं, इसलिए उनके चक्कर में पड़िए। अंत में 2 लाइन आप बोल दीजिए ऐसी कुछ जो आप लोगों को कहना चाहते हो, जो हमसे पूछते समय छूट गई हो या आप बताना चाहते हो, आपके मन में रही हो। देखिए, हम तो यही आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप हमें आप पसंद करते हैं, आपको रुचि लगती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं देखो हमारे पास कोई ऐसा आय का स्रोत नहीं होता, लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं, एक आप सब्सक्राइबर, एक फॉलोअर यदि हमें करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। हम आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगते हैं, बस हमें आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो हम और बेबाक बोलेंगे और यहाँ की कमियाँ जो और उठाएंगे। बस यही लाइनों के साथ वही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आप जैसा। और अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं अगली बार जब आपके कम से कम 10 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइबर जरूर हो चुके होंगे, क्योंकि हमको भरोसा है कि महोबा वासी किसी को निराश नहीं करते हैं। आला उदल की भूमि है, यहाँ पर बहादुरी तो हर व्यक्ति के जिगर में बसी हुई है। इस प्रकार से जैसे हम आपको ही देखते हैं, पत्रकारिता सीखनी है तो महोबा के लोगों से सीखिए, जज्बा क्या होता है, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा भी जाता है, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। तो इस प्रकार से पत्रकारिता यहाँ होती है, ना यहाँ के लोग डरते हैं और ना किसी को डराते हैं। बिल्कुल।
प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका भी आपका चैनल बहुत शानदार हो, आप इसी प्रकार से काम करते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।